नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पहाड़े, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए हर रोज आते रहता हूं और आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लेके आ रहा हूं। और आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत बड़ी शख्सियत है और जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। मैं चाहूंगा कि आपको आज उनके बारे में बताऊं, जिनका नाम है अजीम प्रेमजी। 1966 में अजीम हासिम प्रेमजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। तभी हार्ट अटैक से उनके पिता की मृत्यु हो गई। प्रेमजी को पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आकर अपने पिता का कारोबार संभालना पड़ा। बाद में उन्होंने 1999 में अपनी डिग्री पत्राचार पाठ्यक्रम से पूरी की। विप्रो जैसी विश्वविख्यात कंपनी बनाने वाले अजीम प्रेमजी को 21 साल की उम्र में विरासत में 7 करोड़ रुपए की कंपनी मिली, जो वनस्पति घी, तेल और कपड़े धोने का साबुन बनाती थी। उस समय प्रेमजी कारोबार के क्षेत्र में बिल्कुल अनुभवी अनुभवहीन थे। वे खुद कहते हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक सपना था, एक बड़ी कंपनी बनाने का सपना। प्रेमजी का सपना आज पूरा हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे प्रेमजी की कंपनी का विस्तार होता गया, उनके सपने का भी विस्तार होता चला गया। आज प्रेमजी का सपना यह है कि विप्रो संसार की 10 शीर्षस्थ आईटी सर्विस कंपनियों में से एक बन जाए। उन्होंने अपने पिता के घी, तेल और साबुन के कारोबार को बढ़ाया तथा विप्रो ब्रांड को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कंपनी के बिजनेस को नई दिशाओं में फैलाया। उन्होंने हाइड्रोलिक मशीनें, बिजली के उपकरण, चर्चा बच्चों के सामान और फाइनेंसिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा। आज प्रेमजी सिर्फ खाद, तेल, साबुन और बिजली के बल्ब ही बनाते रहते तो वे इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंचते। 1979 में अचानक उनके सामने एक सुनहरा अवसर आया। भारत सरकार ने अमेरिका के दिग्गज कंप्यूटर कंपनी आईबीएम के भारत में काम करने पर रोक लगा दी। प्रेम जी ने इस अवसर को भांप लिया। उन्होंने यह देख लिया कि इस नए उद्योग में प्रगति की काफी संभावना है। उस वक्त पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर पर आईबीएम का कब्जा था। यह उस वक्त की बात है जब ओरेकल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां तो बनी ही नहीं थी। प्रेम जी ने भांप लिया कि आईबीएम के जाने के बाद भारत में एक बहुत बड़ा शून्य बन जाएगा, जिसे भरना बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। जब विप्रो कंपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में उतरी, तब बहुत कम भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही थी। किसी को भी इस क्षेत्र की विराट संभावना इतनी स्पष्ट नजर नहीं आई जितनी कि प्रेमजी को। प्रेमजी और विप्रो भारतीय आईटी सेक्टर की शुरुआत से ही मौजूद थे। जिस वक्त विप्रो ने कंप्यूटर बनाना शुरू किया, उस समय कंप्यूटर युग शुरू ही हुआ था। नतीजा यह हुआ कि विप्रो का कारोबार तेजी से फैलने लगा, लेकिन कंपनी की प्रगति का असली सफर तब शुरू हुआ जब इसने 1984 में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कदम रखा। विप्रो के इन्फोटेक डिवीजन के शुरुआती साल आसान नहीं रहे। उस समय भारत में विदेशी मुद्रा की गंभीर समस्या थी। 1991 में जब भारत के उदारीकरण का युग शुरू हुआ, तो सॉफ्टवेयर निर्माता के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया। उस दिन दूनी रात चौगनी तेजी से बढ़ने लगा और इसके साथ ही विप्रो का सितारा भी बुलंद होने लगा। 1990 के दशक में जब सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उछाल आया, तो प्रेमजी और विप्रो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। वह तत्काल शिखर पर पहुंच गए। एक समय तो ऐसा भी आया जब अजीम प्रेमजी बिल गेट्स के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे, क्योंकि उस समय विप्रो के शेयर के भाव आसमान छू रहे थे। जब 1991 में उदारीकरण शुरू हुआ, तो विप्रो के सामने 2 चुनौतियां आई। पहली यह कि प्रतियोगिता सीधे उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, और दूसरी यह कि सॉफ्टवेयर बिजनेस में उछाल आने के कारण उसे देश के बाहर अपने ग्राहक ढूंढने पड़े। प्रेमजी ने अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए वैश्वीकरण की नीतियों पर चलते हुए दूसरी कंपनियों को खरीदकर अपनी स्थिति मजबूत की। पहले तो उन्होंने $2.6 करोड़ में एक अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम खरीदी, जिसके फिर उन्होंने बीपीओ जैसे क्षेत्र की संभावनाओं को भांपते हुए $10.2 करोड़ के एक भारतीय कॉल सेंटर कंपनी स्पेक्ट्रा माइंड को भी खरीदा। उसे विप्रो साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। आज विप्रो में 1,36,734 कर्मचारी काम कर रहे हैं। विप्रो बहुत सी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनी को आधारशिला है, क्योंकि यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग कंपनी में से एक बन चुकी है।
यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनका डेटाबेस रखती है और उनके कंप्यूटर नेटवर्क संभालती है। विप्रो का मुख्यालय बंगलोर में है और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फिनलैंड तथा ताइवान में इसके 21 से अधिक ऑफिस हैं। विप्रो के ग्राहकों में जनरल मोटर्स, सोनी, कॉम्पैक्ट, मेरिल लिंच, बोइंग इत्यादि का नाम प्रमुख है। विप्रो के इंजीनियर्स नोकिया, सन माइक्रो सिस्टम और सिस्को सिस्टम जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। अजीम प्रेमजी के नेतृत्व में खाद्य तेल और वनस्पति बनाने वाली 7 करोड़ की कंपनी 2010-11 में 311 रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी में बदल चुकी है। प्रेमजी के बारे में उनके पूर्व सहयोगी विवेक पाल ने एक बार कहा था, महाराष्ट्र के आमलनेर में विरासत में मिली एक फैक्ट्री से शुरू करके वो भारत के वैश्विक राजदूत बन गए। मैं इस उपलब्धि के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इंफोसिस के नारायण मूर्ति ने शून्य से काम किया था, जबकि प्रेम जी ने शून्य से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने इससे भी मुश्किल काम किया। उन्होंने पुराने जमाने की एक कंपनी को उच्च तकनीकी वाली आधुनिक विश्व स्तरीय कंपनी बनाने का कठिन काम किया। प्रेम जी के उदाहरण से यह सबक ले सकते हैं कि इंसान में भविष्य को भांपने की क्षमता होना चाहिए। अतीत में बंधकर रहना जरूरी नहीं है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, इंसान उन्हें बदल सकता है। हम अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। अगर प्रेम जी सिर्फ वनस्पति घी, तेल और साबुन का कारोबार ही करते रहते तो आज वे इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते थे। उनकी बेशुमार दौलत और शोहरत का कारण यह था कि उन्होंने अपने भविष्य की इबारत खुद लिखी। उन्होंने यह भाप लिया कि आने वाला युग कंप्यूटर का है। इसी तरह उन्होंने यह भी भाप लिया कि 21वीं सदी बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की सदी है, जिसमें विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां उन देशों के सस्ते दामों पर काम करवाएंगी जहां तकनीकी ज्ञान प्रचुरता में उपलब्ध होगा। यही वजह है कि न सिर्फ प्रेम जी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में झंडे गाड़े, बल्कि बीपीओ के क्षेत्र में भी बंगलोर और एक सम्मानजनक दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम जी की प्रगति के यह सबक भी मिलता है कि इंसानों को नए काम करने का जोखिम लेना चाहिए। अगर इंसान का लीक पर ही चलते रहे तो वह कभी नए रास्ते को, नई मंजिलों तक नहीं पहुंचा पाएगा। प्रेम जी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में कदम रखा, हालांकि इस विषय का उन्हें ना तो ज्ञान था ना ही अनुभव। बहरहाल वे इतने जानते थे कि भारतीयों के कंप्यूटर की ज्ञान की बदौलत वे दुनिया में सफलता को पा सकते हैं। प्रेम जी ने लगातार नए काम किए। खाद्य तेल के शुरुआत करने उन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में कदम रखा, फिर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में और फिर कंप्यूटर सर्विसिंग के माध्यम से वे आगे बढ़ते गए। आधुनिक युग के व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए विश्व स्तरीय होना जरूरी है। प्रेम जी मानते हैं कि आधुनिकीकरण के इस दौर में कूप मंडुक होने से बचना चाहिए। वे कहते हैं, देश में सर्वश्रेष्ठ होना ही काफी नहीं है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। प्रेम जी उत्कृष्टता को अपना मूल मंत्र मानते हैं। इसके लिए उन्होंने 1997 में 6 सिग्मा सिद्धांत को अपनाया। प्रेम जी के अनुसार उत्कृष्टता का अर्थ दूसरों की उम्मीदों से और खुद की उम्मीदों से भी बेहतर काम करना है। आज वैश्वीकरण के इस युग में उत्कृष्टता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि उत्कृष्टता गुणवत्ता के बिना ग्राहकों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। उत्कृष्टता एक ऐसा युद्ध है जो इंसान के दूसरे साथ नहीं बल्कि खुद के साथ लड़ता है। अजीम प्रेम जी का जीवन इस बात की मिसाल है कि इंसान के पास अगर सपना हो, मेहनत करने की इच्छा हो, अपनी गलतियों से सीखने की आदत हो, तो वह दौलत और शोहरत दोनों कमा सकता है। इसी कारण आज अजीम प्रेम जी का नाम दुनिया में अमीरों की सूची में 41वें स्थान पर है और उनके पास 15.9 अरब डॉलर की संपत्ति है। मैं बताना चाहूंगा सर कि ये इतने जबरदस्त ब्रेन पावर, माइंड पावर और बिजनेस पावर शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं अपने कंपनी के। विप्रो नाम आपने सुना ही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इनकी लाइफ से अपने जीवन में कुछ सीखें और उनको अप्लाई करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।